नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहुत हलचल मची हुई है। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, परंतु किस तरह से होंगे, कौन सी पार्टियां वहां चुनाव लड़ेंगी, इसके ऊपर अभी भी डाउट बना हुआ है। वहां पर अभी नए लोग आए हैं। पाकिस्तान पहले से एक्टिव है। आईएसआई ने अपने अफसर वहाँ बिठा रखे हैं। अमेरिका को अपने कब्जे में करना चाहता है। तो वहाँ पर क्या होगा, उसका असर भारत पर क्या होगा, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर पार्टी जिसके ऊपर चुनाव हो सकते हैं, दो पार्टियों में एक पार्टी के ऊपर बैन भी लग गया है। तो बांग्लादेश के अंदर हिंसा है, माइनॉरिटी के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, दो व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में चुनाव यहाँ वहाँ पर ऐसे होंगे जिससे भारत को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसी पर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। तो बांग्लादेश में आज एक और कहानी उठ रही है। अनदर सन राइजेज इन द ईस्ट। वहाँ भी परिवारवाद है, हर जगह है, तो वहाँ भी एक बेटा उभर रहा है। 17 साल से निस्वार्थ में रहे एक नेता, जिसका अतीत सत्ता साजिश और विवाद से भरा है, अब उसी धरती पर लौट आया है जहाँ हर शासन खून से लिखा जाता रहा है। वो कौन है? तारिक रहमान, बांग्लादेश की राजनीति का सबसे चर्चित नामा। लंदन से ढाका पहुँचे, बहुत बड़ा स्वागत हुआ और आते ही कहा बांग्लादेश बिलोंग्स टू ऑल। लेकिन जिस धरती पर वो लौटे हैं, वहाँ इन दिनों इंसानियत की जगह पर डर राज कर रहा है। मंदिर जलाए जा रहे हैं, घरों पर काफिर लिखा जा रहा है और जाओ आवाज़ भारत की दोस्ती की बात करती थी, उस भारत को आज गद्दार कह कर पुकारा जा रहा है। मोदी मोदी father of terrorists मोदी मोदी father of terrorists मोदी मोदी father of terrorists मोदी मोदी। बांग्लादेश का इतिहास समझना ज़रूरी है। इससे पहले हम इलेक्शन डिस्कस करें। ये इतिहास है आज़ादी, हत्या और बदले का। 1971 में ये देश भारत की मदद से बना, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद स्वतंत्रता के पिता शेख मुजिबुर रहमान अपनी की गोलियों से गिरा दिए गए, परिवार मार दिया गया। और उसी राजनीतिक भूकंप के मामले से उठा जनरल ज़ियाउर रहमान, बांग्ला सेना का अफसर, जिसने सत्ता हथियाई और कहा हम इस्लामी राष्ट्रवाद की राह पर चलेंगे। यही वह मोड़ था जहां धर्म ने बांग्लादेश की राजनीति में पैर जमा दिए और भारत में रिफ्यूजी आना शुरू हो गए। 1951 में बेचारे जिया भी मारे गए। पर्दा गिरा और मंच संभाला खालिदा जिया ने। तभी से ये देश दो परिवारों के बीच में बट गया। शेख हसीना बनाम खालिदा जिया, दो बेगमों की जंग जो 4 दशक से चल रही है और आज भी जारी है। शेख हसीना ने पिछले 15 साल भारत के सबसे करीब सहयोगी के तौर पर गुजारे। उन्होंने आतंकवाद पर कार्रवाई की, भारत के नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा दी और कई उग्रवादी कैंप भी बंद कराए और भारत को भेज दिए। लेकिन जब अर्थव्यवस्था डगमगाई, ईंधन और बेरोजगारी ने आग लगाई और विपक्षों ने साजिशें की, तो वही कट्टर नेटवर्क जो हमेशा परछाई में रहा, सड़कों पर उतर आया। फिर जो हुआ उससे बांग्लादेश का लोकतंत्र हिल गया। अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। सेना समर्थित गठबंधन सत्ता में आ गया। वो यही गठबंधन है जिसे अब लोग पाकिस्तान प्रेरित छाया सरकार, शैडो गवर्नमेंट कहते हैं। यूनुस की सरकार शैडो गवर्नमेंट है। अब बात करते हैं उस छाया शैडो गवर्नमेंट की, जो अभी ढाका की गलियों में फैसले कर रहा है। कोई इलेक्शन नहीं है, नोबेल प्राइज़ जीत लिया। शुरुआती महीनों में ढाका में पाकिस्तानी शख्सियतों की आवक बढ़ी। लाहौर और कराची से कई लोग वहाँ पर धार्मिक नेता भी आए। आज आईएसआई के कुछ रिटायर्ड अफसर थिंक टैंक और एनजीओ सलाहकार बनकर वहाँ पहुँच गए। कसमकाते हालत में उन्होंने इस्लामी एकता का तर्क दे दिया। फिर बांग्लादेश को अब हिंदू भारत से नहीं, मुस्लिम पाकिस्तान से जुड़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने घुसने की कोशिश की, दिमाग में डालने की कोशिश। ढाका एयरपोर्ट पर ई वीज़ा सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एंट्री आसान हो गई। कई छोटे उद्योगों में पाकिस्तानी कर्मचारियों को रोजगार देने की छूट दे दी गई। ये कहा गया कौशल और सांस्कृतिक सहयोग दोनों देशों के बीच में हो रहा है। लेकिन इसके पीछे छिपा मकसद साफ था, आईएसआई की सॉफ्ट एंट्री, इन्फिल्ट्रेशन। धीरे धीरे राजधानी के कुछ चैनल, सोशल मीडिया पेज और मदरसे एक ही संदेश देने लगे, हिंदू भारत हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान इस्लामिक भाई है। यानी पाकिस्तान ने ढाका को कई
वैचारिक सरहद में घेर लिया, जिसे कहते हैं एक आइडियोलॉजिकल बाउंड्री बना ली। और फिर उभरा वो नाम जिससे भारत की इंटेलिजेंस ने पहले से वाकिफ थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अल हिंदी नेटवर्क। ये नेटवर्क खुद को धार्मिक शिक्षण मंच बताता है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान, तुर्की और खाड़ी देशों से फंड लेकर युवा मुसलमानों के बीच भारत विरोधी भाषण फैलाता है। ये वहाँ की नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पर है। सोशल प्लेटफॉर्म पर इनके वीडियो में भारत को दुश्मन हिंदू राष्ट्र बताया जाता है। জানিয়ে দিতে চাই এটা কোনো গুজরাট নয়, এটা বাংলাদেশ। এখানে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা চলে না, এখানে গুজব দিয়ে মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় যাওয়া যায় না। जहाँ तक कि बीजेपी की नीतियों का उपयोग कर इस्लाम खतरे में है जैसी सीरीज चलती है, और उसके पीछे वही डिजिटल एजेंसियां हैं जो इस्लामाबाद में एक्टिव हैं। यही वह जहर है जो बांग्लादेशी युवकों को चेतना में उतारा जा रहा है। हिंसा सिर्फ विचारों तक नहीं, अब शरीरों तक पहुंच गई है। पिछले कई महीनों में राजशाही और फैनी जिलों में भयानक खबरें आई। हजारों हिंदू परिवार अपने मंदिर को छोड़कर भागे, कई बौद्ध विहार जलाए गए, चर्च के पादरियों पर भी हमले हुए जो अभी तक रुकते नहीं हैं। लोग भागकर सीमा पर भारत पैसा आ गए। भारत के त्रिपुरा और बंगाल में नए राहत कैंप खुले और वहाँ पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है? ये टारगेटेड वायलेंस है, और उसी वक्त सत्ता पक्ष चुप। वहाँ पर यूनुस साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक मंत्री का बयान आया, ये भारत द्वारा फैलाया गया प्रचार है, भ्रामक है। यानी जो दर्द था वो भी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया उन लोगों ने। भारत के लिए ये स्थिति रणनीतिक आपदा बन सकती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में फिर से आतंकी स्लीपर सेल के मूवमेंट रिपोर्ट हुए हैं। चिटागांव पोर्ट पर निवेश की योजनाएं ठहर गई। बीएसएफ ने 4 राज्यों में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। दिल्ली में आपस बैठक हुई जहां साफ कहा गया कि ढाका की आग दिल्ली तक पहुंच सकती है, इसको रोकना होगा। विदेश मंत्रालय में भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि उनके पिछले जितने हाई कमिश्नर सब फेल हो गए थे। क्योंकि जब शेख हसीना यहाँ थी बांग्लादेश में, भारत बांग्लादेश सहयोग सुरक्षा, पानी, व्यापार सब पर भरोसेमंद था। और वही देश चीन, पाकिस्तान और तुर्की की दूरी में जा सकता है, ऐसा संशय, ऐसा डर बताया जा रहा है। सीमा पर व्यापारिक ट्रकों के लिए नई जांच शुरू हो गई है। हर कूटनीतिक संदेश अब कूटनीतिक सावधानी बन गया है। और अब इन लपटों के बीच लौटे हैं तारिक रहमान। ये कौन है? ये बेटे हैं जिया के। उनका बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उनके शब्द एक नई रणनीति का संकेत तो देते हैं। क्या वो सच्चाई है, यह दूसरी बात है। वो क्या कहते हैं? बांग्लादेश सबका देश है, यानी कि ये हिंदू मुस्लिम दोनों का वतन है, ऐसा वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वेस्टर्न लोगों की सपोर्ट चाहिए उनको। उनकी मीडिया टीम भारत को लेकर पॉजिटिव बातें कर रही हैं। कहा जा रहा है कि हम भारत के साथ डायलॉग चाहते हैं। लगता है कि वेस्टर्न लोगों का प्रचार, उनके ऊपर प्रभाव बहुत है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो असल में ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि जो नेटवर्क आज ढाका पर हावी है वो उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, इकोसिस्टम का हिस्सा है जो बीएनपी के पुराने शासन में पला था। अगर तारिक फिर उसी व्यवस्था का मुखिया बन गए तो कहानी वही होगी, बस चेहरा नया होगा। तो ये इकोसिस्टम क्या है? किस तरह का इकोसिस्टम वहाँ काम कर रहा है? ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, संस्था नहीं है, बल्कि सत्ता, धर्म और विदेश के गठजोड़ों की जड़ें हैं। बांग्लादेश की सत्ता में बैठे अफसर, कट्टर मौलवी और भारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो मिलकर ये तय करती हैं कि बांग्लादेश की दिशा कैसी होगी। इस सिस्टम ने भारत विरोध को एक परमानेंट राजनीतिक पूंजी बना दिया है। हर नया नेता सत्ता में बनने रहने के लिए भारत के खिलाफ नारा लगाता है, और यही वजह है कि हिंसा हर बार लौटती है और बाकी माइनॉरिटी के ऊपर हमला होता है। तारिक रहमान की असली कसौटी यही है, क्या वो इस व्यवस्था को तोड़ सकते हैं या नहीं। भारत भी अब 2 राहों पर खड़ा है। पहली राह, खुलकर हसीना के पक्ष में बयान देना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत लोकतांत्रिक रक्षक के रूप में दिखे।
पर इससे ढाका सरकार नाराज़ होगी और चीन पाकिस्तान का अलायंस को बल मिलेगा, ऐसा डर हो सकता है। दूसरी राय क्या है? तारिक रहमान से संवाद बनाए रखना, उन्हें सुधार की तरफ प्रेरित करना और साथ ही कट्टर समूहों पर कड़े संदेश भिजवाना। माइनॉरिटी की सुरक्षा भारत की लाल लकीर है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये वार्निंग देनी होगी। दिल्ली फिलहाल वेट एंड वॉच बैलेंस गेम खेल रही है। सीमा पर निगरानी बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जनमंच निर्माण करने की तैयारी हो रही है, बैक चैनल कूटनीति फिर से चालू हो रही है, तीनों एक साथ चल रहे हैं। बांग्लादेश का आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही भारत के भविष्य का सवाल है कि अगर वहाँ फिर इस्लामिक कट्टर ताकतें सत्ताधारी हुई तो असम, त्रिपुरा, बंगाल तीनों पर असर होगा। अगर तारिक सचमुच में एक मॉडरेट नेता बनते हैं तो दक्षिण एशिया में भारत को नया सेक्युलर पार्टनर मिल सकता है। पड़ोसी देश हमारे खिलाफ हैं, एक तरह फिर से वापस आ सकता है। यानी ये चुनाव भारत की विदेश नीति के इतिहास में नींव का पत्थर साबित हो सकता है। बांग्लादेश से उठा ये बेटा या तो बांग्लादेश को बचा लेगा या फिर इतिहास एक बार फिर खून में लिखा जाएगा। भारत के लिए ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं है, समझदारी और सतर्कता का है। तब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव होगा फरवरी में, क्योंकि शेख हसीना जो है वो तो यहाँ बैठी है, उनके एब्सेंस में वन पार्टी इलेक्शन होगा। वहाँ पर बाकी जो अमेरिका है, पाकिस्तान का रोल कितना होता है, उसको कंडोन कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ जब चाहिए उसको देखना हो कि भारत की कूटनीति है, भारत का जो बैक चैनल है, भारत के जो अलग अलग तरीके हैं, क्या हम उस चुनाव के अंदर ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे पाएंगे जो भारत के साथ मिलकर के आगे चले। जैसे भारत के साथ व्यापार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि स्थिर बांग्लादेश भारत के हित में है, भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापार था, भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ जा कर कारखाने खोल रहे थे जो अभी बंद हो चुके हैं। तो भारत के हित में भी यही है कि बांग्लादेश आर्थिक दृष्टि से भी बढ़े, पॉलिटिकल दृष्टि से वहाँ पर संतुलित रहे और वहाँ की जो ISI जैसे एजेंसी हैं, कट्टर ताकतें हैं, उनको बाहर किया जा सकते हैं। कि बांग्लादेश की ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान से और भारत के मुकाबले में भी अच्छी है। भारत बांग्लादेश का अच्छे विकास की दर पर जा रहा था, सेक्युलर कंट्री बना हुआ था। क्या तारिक उसको वहाँ पर ले पाएंगे? भारत की ये कोशिश होगी कि वहाँ पर ऐसी सरकार बननी चाहिए जो भारत की दुश्मन नहीं हो, भारत की दोस्त हो और चाइना की गोद में नहीं जाए। ये थी आज की प्रभुवाणी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले एक और प्रार्थना, मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी, मीठी, कड़वी, जैसी भी आपको अच्छी लगे मैं पढ़ूंगा और बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, जय हिंद।